Hello Magical Minds, welcome to EduAttack. Today we will study about Essential Commodities Act 1955 as the name only suggesting essential commodities. It means we are going to study something very essential in nature जिसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर ये कमोडिटीज एक आम नागरिक तक नहीं पहुंची तो, क्योंकि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खाने पीने का सामान और एज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को भी इसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया है। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लाने की क्या जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके इसेंशियल कमोडिटीज को, एक आम आदमी तक कैसे सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, उसकी प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे उसकी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग ना हो सके। इसलिए इसेंशियल कमोडिटीज पूरा रेगुलेट करती है इन सामानों को। तो हम देखेंगे इसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो मेन ऑब्जेक्ट है कि गवर्नमेंट चाहती है कंट्रोल करना, पूरे तरीके से कंट्रोल करना। किस चीज को? तीन चीज। प्रोडक्शन, कोई भी आइटम प्रोड्यूस होता है पहले, अगर एक किसान एक पौधा या सीड लगाता है तब जाके वो उगता है। सपोज गेहूं उगेगा, अगर वो लगाएगा तो खेत में उगेगा, फिर उसकी कटाई होगी, फसल बनती है, कटाई होती है, तब जाके वो सप्लाई होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन देन सर्टेन कमोडिटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक आम आदमी तक कैसे एक इसेंशियल कमोडिटीज पहुंचे? तो फेसेस हैं। पहले कोई भी आइटम प्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन पे ही कंट्रोल ले आए, सप्लाई पे भी कंट्रोल लाएं और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंट्रोल लाएं। भाई अगर इन तीनों चीजों पे कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, तभी तो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग से आदमी बच पाएगा, तभी तो कोई सामान एक जनरल पब्लिक के हाथ में फेयर प्राइस पे आ पाएगा और उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगी। यही इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। तो आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट समझ गए हैं कि गवर्नमेंट सारी चीजों को, सारे फेसेस को कंट्रोल करना चाहती है। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इस एक्ट का कलेक्टर की डेफिनेशन क्या दी गई है। इस एक्ट में एक, आप जानते हैं, कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का पूर्व संचालन केंद्र होता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज IA में डेफिनेशन दी गई है कलेक्टर की। कलेक्टर इंक्लूड एन एडिशनल कलेक्टर and also a such officer not below the SDO, सब डिविजनल ऑफिसर से बिलो ना हो रैंक में, मतलब एक SDO को भी गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है पावर्स फंक्शंस कलेक्टर के। इस एक्ट में कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट में कैसे सामान आएगा, कैसे एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई रहेगी। इसलिए कलेक्टर में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी गई है जिसको पूरे रूप से निभाता है। पावर्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर। आइए हम जैसे जैसे एक्ट पढ़ेंगे आपको इसका रोल समझ में आएगा। अभी रिसेंटली सेक्शन 2A को अमेंड किया गया है। सेक्शन 2A पहले है क्या? तो सेक्शन 2A डिफाइन करता है इसेंशियल कमोडिटीज को। भाई हम बात तो कर रहे हैं इसेंशियल कमोडिटी, बट इसेंशियल कमोडिटी आखिर है क्या? तो सेक्शन 2A एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट चाहे तो इस लिस्ट में कोई चीज ऐड कर सकती है या कोई चीज हटा सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या चीज अभी न्यूली इसमें आया है, बट पहले देखते हैं कि क्या पहले से ही पड़ा हुआ है इस लिस्ट के अंदर। तो सेक्शन 2A कहता है कि ड्रग्स जो हैं वो उनको इसेंशियल कमोडिटीज माना जाएगा। ड्रग्स मतलब दवाइयां। फर्टिलाइजर्स माना जाएगा, वेदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मिक्स्ड। ये सब हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अगर इन सारी चीजों को हम बंद कर दें, एक आम आदमी को ना मिले, तो उसकी लाइफ ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए गवर्नमेंट इन सबको इसेंशियल कमोडिटीज कहती है। सो फर्टिलाइजर्स, भाई किसान खेत में फर्टिलाइजर डालेगा तभी तो अनाज उगेगा, सीड को सही एटमॉस्फेयर, सही इंग्रेडिएंट मिलेगा। तो फर्टिलाइजर्स को भी इसेंशियल कमोडिटीज कहा गया है। थर्ड इज फूड स्टफ्स, कई खाने पीने की सामानें इंक्लूडिंग ऑयल्स या एडिबल ऑयल सीड्स। इवन ऑयल सीड्स जैसे कि सरसों का तेल, एक सरसों हम उगाते हैं तो वो होता है, उसको हम लोग पेर देते हैं, प्रेशर से निकालते हैं तो उसमें से तेल निकलता है। तो उस ऑयल भी और ऑयल सीड्स भी, ये सब हमारे एसेंशियल कमोडिटी माना जाएगा। हैंकयान मेड होली फ्रॉम कॉटन, थान के थान कॉटन आप देखे होंगे, कभी आप कॉटन का कपड़ा सिलवाने या खरीदने जाएंगे तो एक थान खोल देता है, तो थान बनता कैसे है? तो हैंकयान मेड होली फ्रॉम कॉटन,
एक पूरा हैंग कियान, उसको भी इसेंशियल कमोडिटीज कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट इज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कोई भी पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसेंशियल कमोडिटीज में शामिल है। और रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल्स, कोई भी जूट का सामान, जैसे कि आपने जूट के बैग्स देखे होंगे, मैट्रेसेस देखे होंगे, मैट देखे होंगे, इवन बोरा आता है, रस्सी आती है जूट की। तो जूट होता क्या है? पहली बात है कि जूट एक सीड होता है जिसको लोग उगाते हैं, तब वो एक पौधा बड़ा होता है तो उसको रिफाइन करके जूट तैयार होता है। तो जूट टेक्सटाइल्स, जूट का बना हुआ कुछ भी आइटम इसेंशियल कमोडिटीज में शामिल है। सेवेंथ पॉइंट इज सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स, बीजे, एंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट सीड अगर कहीं रखा गया है तो वो भारत सरकार के पास है। वर्ल्ड में आपको एंशियंट मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया से पुराने पुराने टाइम के सीड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हर तरीके के सीड्स जो कि फूड क्रॉप्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, उनको इसेंशियल कमोडिटीज कहा गया। इनके बिना जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। सीड्स ऑफ कैटल फॉडर, चारा, भाई बकरी को खिलाने का चारा, भैंस को खिलाने का चारा, इन सब चीजों को इसेंशियल कमोडिटीज कहा गया। जूट के सीड्स, जैसे कि मैंने बताया, जूट सबसे पहले सीडी होता है, पहले उसको डालते हैं तब वो उगता है, तब उसको रिफाइन कन्फाइन करके जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूज करके फैंसी बैग्स, मैट्रेस, ये सब बनाती हैं। तो जूट सीड्स, पहले बेसिक चीज को तो पहले इसेंशियल कमोडिटी में रखो, इसीलिए जूट सीड्स को भी यहाँ जगह दी गई है, इसेंशियल कमोडिटीज कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एट्थ, कोई भी आर्टिकल एंट्री 33 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल, लिस्ट 3, आपको पता है 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लिस्ट 1 बात करता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 बात करता है स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट। सो लिस्ट 3 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स है, लेकिन अगर इनकी कॉन्ट्रवीन होती है कुछ चीज, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहता है बोलना और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को ही ज्यादा वजन दिया जाता है, ये आप जानते हैं। तो कोई भी सेक्शन 2A में कोई एडिशन डिलीशन करना है तो एंट्री 33 में उसको 7th शेड्यूल में लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट में, तो उसको हम इसेंशियल कमोडिटीज मान लेंगे। सो आइए भी देखते हैं कि क्या दो नई चीजों को ऐड किया गया सेक्शन 2A में। तो सेक्शन 2A में दिया गया है दो चीजों को आप देख सकते हैं। पहला है सैनिटाइजर, दूसरा है मास्क। तो कोविड-19 अभी आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन है पूरे भारतवर्ष में, कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। कोरोना वायरस आ रखा है, पूरे वर्ल्ड में इसने अपना प्रकोप दिखा रखा है। तो इससे बचने के लिए ज्यादा उपाय तो है नहीं कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं बन जाती है। तो मास्क, जितना हम अपने आप को बचा सकें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, जितना हम अपने हाथ को धो सकें, वॉश कर सकें, तभी हम इस वायरस से अपने आप को सेफगार्ड कर पाएंगे। सो ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है, एक लाइफ सेविंग पार्ट है ये जिंदगी का। इसके बिना जिंदगी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, एक आम आदमी नहीं लगाएगा, तो उसको वायरस पकड़ लेगा और उसकी डेथ भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ वेरी डेडली कोविड-19। सो गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को इसेंशियल कमोडिटीज में जगह दी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, मतलब 3 लेयर वाला मास्क की कीमत को रखा गया कि आप 10 रुपए से पर पीस ज्यादा नहीं लेंगे, 10 रुपए आप मैक्सिमम ले सकते हैं, नॉट मोर देन 10 रुपीज, ठीक है। 3 प्लाई, अगर 3 लेयर वाला मास्क है, अगर 2 लेयर वाला मास्क है तो उसकी कीमत 8 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एंड हैंड सैनिटाइजर, अगर हैंड सैनिटाइजर 200 ml का है तो उसकी कीमत कोई 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। अगर आप इनसे ज्यादा लेंगे तो वो ऑफेंस माना जाएगा, आपको पनिशमेंट भी होगी। तो आपने देख लिया सेक्शन 2A में दो चीजों को नया जगह दी गई है। तो आइए हम एक्ट के एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के तरफ जाते हैं। क्या हर आइटम को इसेंशियल कमोडिटीज दिया जाए? भाई जिंदगी जीने के लिए, एक लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो अब हमने सेक्शन 2A में देखा। लेकिन एक केस आया, एस सैमुअल एमडी हैरिसन मालविया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2004। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, कहा कि चाय, जो एक आम आदमी चाय पीता है, चाय को हम फूड स्टफ में नहीं मानेंगे, इसको हम सेक्शन 2A में जगह नहीं देंगे फूड स्टफ के अंदर। क्यों? बिकॉज इन वाइडर सेंस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फूड स्टफ्स में टी को जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज टी जो है वो पत्तियां हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ बेवरेज है, वो एक फूड प्रिपरेशन के तौर पे नहीं आगे बढ़ता है, वो डाइजेस्टिबल नेचर्स का नहीं होता है, वो पैलेटेबल नहीं होता है। आप
चाय नहीं पियेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे, बिकॉज वो आपका एक तरीके से, मैं कह लीजिए वो लग्जरी नेचर का है, वो आपकी उतनी नीड नहीं है, इसीलिए चाय को सुप्रीम कोर्ट ने इसेंशियल कमोडिटीज के फूड स्टफ्स के हेडिंग के अंदर जगह नहीं दी है। क्या जजमेंट था कि टी लीव्स आर नॉट ईटन, टी इज अ बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीपिंग लीव्स और बर्ड्स ऑफ द टी प्लांट्स in the boiled water. Tea or its beverage does not go into preparation of any foodstuff. In common parlance, one who has taken a tea would not say that he has taken or eaten a food. Thus, tea is not a food. भाई अगर आपने चाय पी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने खाना खा लिया है, बिकॉज चाय जो है वो खाना नहीं है। सिंपल सा रीजन था सुप्रीम कोर्ट का। केस अब याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये केस जरूर लिखना है, और एक आम आदमी के समझने के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानिए, टी पे अगर कोई भी केस लॉ आएगा एग्जाम में तो आपको इसका रेफरेंस देके आंसर बनाना। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम शुगर की डेफिनेशन देखते हैं। शुगर सेक्शन 2 क्लॉज ई में बताया गया है। शुगर का मतलब क्या है भाई? चीनी। तो शुगर को तो फूड स्टफ माना गया है। शुगर का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ शुगर कंटेनिंग मोर देन 19% ऑफ सुक्रोज। अगर किसी भी शुगर के फॉर्म में सुक्रोज लेवल 19% से ज्यादा है, या शुगर कैंडी, तो उसको हम शुगर मानेंगे। खंडसरी शुगर, बुरा शुगर, आपके होली में गुजिया बनता है, मम्मी चीनी डालती है या क्रस्ड शुगर से बना लेती है, मीठा नहीं जाती है, तो या एक बुरा शुगर आता है पाउडर फॉर्म में। हर तरीके का शुगर जिसमें 90% से ज्यादा सुक्रोज लेवल है, उसको हम सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर शुगर की डेफिनेशन में शामिल रखेंगे। या अगर कोई शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर, एक रॉ शुगर, कच्चे शुगर को भी हम शुगर मानेंगे। सो आई होप शुगर की डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब हम इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाते हैं, सेक्शन 3। पूरा एक्ट जो है सेक्शन 3 के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, तो हमें सेक्शन 3 को बहुत अच्छे से समझना होगा। सेक्शन 3, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सेक्शन 3 ने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या? प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? एसेंशियल कमोडिटीज का। अब उस पावर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पावर है गवर्नमेंट के पास, वो कुछ ऑर्डर्स लाएगी, ऑर्डर देगी लोगों को, ट्रेडर्स के लिए ऑर्डर्स लाएगी। कैसे लाएगी? तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में उसको बोला गया कि किस तरीके का आप इशू कर सकते हैं ऑर्डर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग बीन वेस्टेड विद द पावर कैन इशू ऑर्डर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, providing for regulating or prohibiting the production, supply and distribution of essential commodities। पूरा essential commodities को रेगुलेट करने की पावर है, प्रोहिबिट कर सकती है किसी चीज के लिए कोई चीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके का इशू करेगी ऑर्डर्स, और कब करेगी? तो तब कब करेगी जब नेसेसरी या एक्सपीडियंट है फॉर मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द सप्लाई। एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई को बढ़ाना या उसको मेंटेन करना किसी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो एक ऑर्डर इशू करेगी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। कैसे हम कंट्रोल करेंगे पूरा लेवल को, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर कोई सप्लाई के लेवल को बढ़ाना है या लेवल को मेंटेन करना है, तब ऑर्डर आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी बात, अगर कभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या उस इसेंशियल कमोडिटीज का हर आदमी तक एक फेयर प्राइस पे मिले, उस केस में हम ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तीसरी बात, फॉर सिक्योरिंग एनी इसेंशियल कमोडिटी फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। भाई डिफेंस सेक्टर के लिए मैं चाहता हूं, मैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इसेंशियल कमोडिटी रिजर्व कर दूं, उनके लिए सिक्योर कर दूं कि अपार्ट फ्रॉम आम आदमी, आम जनता, मिलिट्री वालों के लिए एक आइटम पूरा रिजर्व होता है, उनको कमी ना आए इन सारी चीजों की। सपोज एट द टाइम ऑफ वॉर कभी इसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो जाती है देश में ही, तो मिलिट्री जो कि मेन फ्रंट पे लड़ रही है उसके लिए तो कम से कम सिक्योर्ड हो। तो इस सारा का सारा पावर मिलता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 से सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आई होप सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 देखते हैं कि किस तरीके का मैटर इंक्लूड किया जा सकता है ऑर्डर में। भाई ऑर्डर में लिखेगी क्या गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का
अप्लाई करके क्या क्या लिख सकती है ऑर्डर में। तो ये सारी बातें जो पॉइंट्स ABCDEFGH अभी हम देखेंगे वो भी है, कोई एक पॉइंट के लिए भी कर सकती है या फॉर ऑल ऑफ द मैटर कर। तो किस तरीके का ऑर्डर निकाल सकती है भाई, ऑर्डर में लिख सकती है गवर्नमेंट की रेगुलेट हम करना चाहते हैं तुम्हारा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर जो तुम बना रहे हो उसको लाइसेंस या परमिट से। एक ट्रेडर जो पहले बनाता था, गवर्नमेंट कह दिया कि अगर तुमको यही आइटम बनाना है तो तुम्हें हमसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा या कोई एक परमिट लेना पड़ेगा। परमिट मतलब एक तरीके का परमिशन, एक डॉक्यूमेंट हमसे असाइन कराइए तभी आप इस चीज को प्रोड्यूस या बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है रेगुलेट करना, तो वो लाइसेंस और परमिट्स को मैंडेटरी करके अपने ऑर्डर में लिख के इसको ट्रेडर्स तक पहुंचा सकती, कोई धड़ल्ले से किसी माल को बनाए ना, उसके प्राइस को कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने। बी पॉइंट, ये सारे क्लॉजेज हैं। हम सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए हमने देख लिया, अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी हम देख। रेगुलेटिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी बाय लाइसेंसेस, परमिट्स एक्सेट्रा। पूरा रेगुलेट कर सकती है उस ऑर्डर के द्वारा कि हम कैसे आप स्टोर करेंगे एसेंशियल कमोडिटी को, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्वायर करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। हर चीज के लिए एक लाइसेंस या परमिट ला सकती है। उसको रेगुलेट कराने के लिए ये दो चीज को ला सकती है, ऑर्डर में ये सब लिख सकती है। क्लॉज सी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन एनी वेस्ट लैंड। अगर कोई जमीन जो कि एज अ वेस्ट पड़ी हुई है उसको ऑर्डर में ला के लिख सकती है गवर्नमेंट की भैया ये जो खाली जमीन बकवास तुम लोगों ने फेंक रखी है इसको कल्टीवेशन के लिए यूज करो, यहाँ पे फूड क्रॉप्स को उगाओ, फूड क्रॉप्स को मेंटेन और इंक्रीज करो, कल्टीवेशन, इस जमीन को भी यूज करो। तो किसी जमीन को यूज करने के लिए भी ऑर्डर में वो लिख सकती है, उसको सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी पावर देता है। नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी में बी बॉट और सोल्ड। कोई भी प्राइस को कैसे कंट्रोल करे गवर्नमेंट की, माल की खरीद पे उसका प्राइस कैसे इफेक्ट होगा, कैसे सेल प्राइस को हम एक प्राइस बताएंगे, तो उस चीज के लिए भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी ऑर्डर में बात लिख सकती है गवर्नमेंट। क्लॉज ई, प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग फ्रॉम सेल। भाई किसी के पास आइटम है ज्यादा लेकिन उसने क्या किया, मना कर दिया कि मैं सामान बेचूंगा नहीं। कोई ट्रेडर है जिसके पास सामान पड़ा हुआ है, सपोज वो चाहता है कि अभी थोड़ा दिन ना बेचूं जिससे मेरा कीमत और बढ़ जाएगी फिर बेचूंगा, तो ऑर्डर ला सकती है कि भाई ऐसा काम मत करो, प्रोहिबिट कर सकती है। एसेंशियल कमोडिटी अगर आपके पास है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको बेचूंगा नहीं, जो कि ऑर्डिनरी केप्ट फॉर सेल है, इसलिए ऐसा काम नहीं होगा। क्लॉज एफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ हम आगे देखेंगे, लास्ट में हम अभी देखेंगे सारे क्लॉजेस के बाद में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज है। नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज जी, regulating or prohibiting any class of commercial or financial transaction relating to food stuff। अगर कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है, तो उस चीज को रेगुलेट करने या मना करने के लिए भी ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर ला सकती है, किसी को दे सकती है। क्लॉज जी उसको पावर देता है। नाउ क्लॉज एच, collecting any information or statistics with a view to regulate or prohibit any of the aforesaid matters। कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ स्टैटिस्टिक्स किसी भी ट्रेडर से या किसी भी पर्सन से जिसके पास माल का आना जाना है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज के पूरा प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके से इंटरलिंक्ड है, तो उससे गवर्नमेंट मांग सकती है ऑर्डर के द्वारा कि अपने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दो, कुछ स्टैटिस्टिक्स दो कि पिछले साल तुमने कैसा प्रदर्शन किया था और इस साल क्या तुमने डिफरेंस देखा है। तो कोई भी इससे जिसको उसको कोई आइडिया मिल सकती है वो डिमांड कर सकती है किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेडर से जो कि एसेंशियल कमोडिटी के प्रोडक्शन या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन से इंटरलिंक्ड है। नाउ क्लॉज आई, क्लॉज आई कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि मेंटेन करें आप या प्रोड्यूस करिए इंस्पेक्शन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी ट्रेडर के वो इंस्पेक्शन करना चाहती है या देखना चाहती है कि उसने कैसे उसको बनाया है, कैसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है,
तो उस केस में क्लॉज आई के द्वारा वो मांग सकती है, उसको क्लॉज आई ने ये भी पावर दी है। नाउ क्लॉज जे, फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंसेस, परमिट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, द चार्जिंग ऑफ फीस देयरफॉर, डिपॉजिट्स ऑफ सम और सिक्योरिटी एज में बी स्पेसिफाइड। भाई लाइसेंस इशू कराना है ट्रेडर को, गवर्नमेंट ने सपोज एक नोटिफिकेशन ला दिया कि अगर ये माल आप बनाते हो, उसकी सप्लाई करते हो, प्रोडक्शन करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो ये लाइसेंस लाना पड़ेगा, परमिट बनाना पड़ेगा। तो कितना फीस चार्ज करेगी गवर्नमेंट, ये भी तो बताएगी। और अगर कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके केस में कितना सम उससे फॉरफिट किया जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन इस पॉइंट का करता है तो वो भी तो गवर्नमेंट बताएगी। तो अपने ऑर्डर में वो ये बताने के लिए सक्षम है, क्लॉज जे उसको ये पावर देता है। क्लॉज जे ये भी पावर देता है कि अगर किसी भी प्रेमाइसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो वहां पे वो बिना किसी की इजाजत के एंट्री कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहां जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्रेमाइसिस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोई एयरक्राफ्ट, कोई वेसल, कोई व्हीकल या कोई भी ऐसी व्हीकल या सामान या एनिमल्स जिसको लगता है कि ये कुछ इसका गलत यूज हो रहा है, उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उसका सीजर भी हो सकता है, उसकी जब्त कर सकते हैं माल को। सो आई होप जे पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का क्लॉज एफ। इस पे भी काफी अभी आगे आपको चीजें इस पे बेस्ड हैं, सो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लॉज एफ पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर कोई पर्सन जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि प्रोडक्शन में इंगेज्ड है या बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग है उसका, अगर वो कोई धंधा करता है जिसमें कि वो खरीदना या बेचना करता है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी का, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उससे दो चीज की डिमांड कर सकती है। पहला कि भाई हमारे पास तो माल नहीं है, तुम एक काम करो, अपना पूरा माल या कुछ उसका आधा या स्पेसिफाइड पार्ट, कुछ क्वांटिटी अपने स्टॉक का, कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिटी या तो पूरी क्वांटिटी अपने स्टॉक की हमें दे दो, हमें दे दो, हमें बेच दो। आप या तो वो ट्रेडर खुद प्रोड्यूस करता हो या तो वो किसी और से रिसीव करता हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी एसेंशियल कमोडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये करना जरूरी है, तो क्लॉज एफ में उसको ये भी पावर दी गई है कि वो किसी भी ट्रेडर से कह सकता है कि तुम अगर प्रोड्यूस करते हो कोई माल या तुम कहीं और से रिसीव करते हो तो आप हमें बेच दीजिए, सेल कर दीजिए। फ्री में नहीं मांग रही है गवर्नमेंट, सेल करेंगे लोग, इन दोनों लोगों से सेल करने को कह रही है। या तो पूरा माल, अगर नहीं कर सकते तो एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द क्वांटिटी आप हमें बेचिए, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि अगर सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है एसेंशियल कमोडिटीज को, जो कि एक जनरल पब्लिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो डायरेक्ट अपनी एग्रीमेंट कर सकती है किसी भी ट्रेडर, किसी बिजनेसमैन से जो कि इंगेज्ड है एसेंशियल कमोडिटी के बिजनेस की। अगर कोई बंदा लाइकली टू बी प्रोड्यूस या रिसीव बाय हिम, कोई आइटम जो कि वो शायद बनाएगा, लाइकली टू बी प्रोड्यूस या बनाएगा फ्यूचर में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके बात की जा रही है, या उसको फ्यूचर में कोई माल रिसीव होगा, तो उस केस में भी गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई जब तुम्हें जब भी मिले तुम हमें बेच देना माल, या आधा या पूरा स्पेसिफाइड पार्ट, या हमें पूरा बेच देना। सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या उनका कोई भी असाइंड ऑफिसर्स को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल दे रखा है, ऑथराइजेशन दे रखा है। और गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, मैंने आपको बता दिया कि एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई या उसका प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी ना हो, उसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वो ये कदम उठा रही है कि इस डायरेक्ट ट्रेडर या बिजनेसमैन या सेलर से डायरेक्ट टाई अप कर रही है, यहाँ एग्रीमेंट बना रही है अपने लिए। या तो पूरा माल मांग रही है या तो उसका स्पेसिफाइड मांग रही है, लेकिन वो पैसे देगी टू सेल, फ्री में नहीं मांग रही है। ठीक है, सो आई होप सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ हम देखेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कि भाई जो अभी हमने देखा सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज एफ की बात जो अभी हमने देखी कि ट्रेडर कैसे गवर्नमेंट खुद मांग रही है उससे कि भाई अपना माल हमें बेच दो, प्राइस में सेल करने को कह रही है, तो भाई वो सेलिंग प्राइस बनेगी कैसे, तो उस प्राइस को फिक्स करने के लिए ये सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो अपनी प्राइस को फिक्स कर सकती है कि जो भी कमोडिटी उसको बेचा जा रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, अभी जो हमने पढ़ा क्लॉज एफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, उस केस में उस सेलिंग प्राइस को कैसे देखा जाएगा। बोला जा रहा है कि द प्राइस शैल बी पेड एज प्रोवाइडेड हियर अंडर,
इन तीनों चीजों को देखा जाएगा। या तो ट्रेडर और गवर्नमेंट डायरेक्ट एक एग्रीड प्राइस पे आ जाएं, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर एक एग्रीमेंट बन जाएगा। नहीं तो दूसरा पॉइंट कंट्रोल प्राइस, एक कंट्रोल प्राइस देखेंगे, किसी को कहीं भी लॉस ना हो, एक उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई उसमें एक प्रॉफिट जोड़ के गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको वो प्राइस मिल जाए, तो यहाँ कंट्रोल प्राइस होगा। एग्रीड प्राइस में वो फिक्स्ड रहेगा, कंट्रोल प्राइस में फिक्स नहीं होता है, हर बार सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अगर ये भी पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, तो गवर्नमेंट कहेगी कि चल भाई अगर तू दोनों में रेडी नहीं है तो एक काम कर, मार्केट रेट ले ले, जो भी तेरे लोकेलिटी में उस दिन द डेट ऑफ सेल में जो रेट है मार्केट रेट का, वो रेट पे ले लो। तो इन तीनों केसेस में भी जो भी ठीक लगेगा वो ले सकता है। अगर ए आपको नहीं चला, बी नहीं चला, तब हम सी पे जाएंगे। अगर इन दोनों में आपको ओके ओके है तब इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गवर्नमेंट और उस ट्रेडर की। नहीं तो आखिरी रिसोर्ट में नहीं मानोगे तो थर्ड फिर देखना पड़ेगा। तो आप जान गए सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 प्राइस को कैसे फिक्स करेंगे एसेंशियल कमोडिटी की, एग्रीड प्राइस या तो कंट्रोल प्राइस नहीं तो मार्केट प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई प्राइस को कैसे फिक्स करूं मैं, जो कि एसेंशियल कमोडिटी है, किसी इमरजेंसी में, वो देश में कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ शॉर्टेज हो गया, तो उस केस में कैसे प्राइस को फिक्स किया जाएगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3A कहता है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that fixing the price of a particular foodstuff in a particular locality is necessary for controlling the price rise or preventing the hoarding of such foodstuff in such locality, it may direct by way of notification the price at which the foodstuffs in such locality will be sold to general public। एक नोटिफिकेशन ला देगी गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, फिक्स करने के लिए कि भैया जो जमाखोरी है, प्राइस बढ़ रही है सिचुएशंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो अपने माल को दबा के बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि सब्जी मंडी होती है या कोई भी सेलिंग और बाइंग जहाँ पे होता है, वहाँ पे अगर हम सामान लेके उसको एक खूब ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेके रख दें, जैसा आप देखते होंगे ये प्याज के साथ बहुत होता है, अगर प्याज की होर्डिंग हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो इस केस में गवर्नमेंट देखती है कि इस टाइम में कुछ इमरजेंसी हो गई देश में, प्राइस राइज होने लगता है, तो इस केस में कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो एक कंट्रोलिंग प्राइस या फिक्स प्राइस करने के लिए, कंट्रोलिंग प्राइस राइज के लिए एक नोटिफिकेशन लाया जाएगा और उस नोटिफिकेशन में लिख दिया जाएगा कि जनरल पब्लिक को ये माल कितने में बिकेगा। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि होर्डिंग को हटाना है, ब्लैक मार्केटिंग को हटाने के लिए ये सेक्शन अप्लाई करके उस इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को और देश को बचा रही है। वो नोटिफिकेशन मैक्सिमम पीरियड 3 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। 3 महीने तक उस नोटिफिकेशन में जो प्राइस लिखा गया है उसी प्राइस पे जनरल पब्लिक को सामान बेचा जाएगा। और अगर कुछ स्पेसिफाइड फूड स्टफ्स हैं जो कि स्पेसिफाइड लोकेलिटी में ही अगर बढ़े हैं, घटे हैं, तो सेलर चाहे तो शैल बी पेड प्राइस इन द सच मैनर, अगर बेचने वाला चाहे तो उसको प्राइस मिल सकता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज F के भी तहत, जो कि अभी हम देख के आए हैं। वो क्या क्या था, एग्रीड प्राइस, कंट्रोलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस। So I hope section 3.3 is very much clear to you. Now we come to section 3.3b, section 3 subsection 3b, fixing procurement price for food grains, edible oil and oil seeds। फूड ग्रेन्स की जो प्राप्ति कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, उसकी प्राइस कैसे फिक्स की जाएगी, तो देखा जाएगा यहाँ पे। अगर इन रिलेशन टू कोई सेल हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सामान बेचा गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज F के तहत, जहां पे नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई थी 3.3A में, इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी के टाइम में नोटिफिकेशन नहीं हुई थी या इशू हुई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई या सीज टू बी इनफोर्स हो गई, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस सामान को प्रोक्योर, उस सामान की प्राप्ति की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसकी प्राइस क्या होगी, प्राइस फिक्स करेगी इस चारों चीजों को देखते हुए। एक कमिटी बैठती है ऐसे सिचुएशंस में, एक बोर्ड बैठते हैं मेंबर्स, ज्यादातर IRS ऑफिसर्स बैठते हैं, वो देखते हैं कि किसी सिचुएशन में प्राइस को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो पूरी एक स्टडी होती है, कोई ऐसे ही प्राइस पे नहीं आ जाता है। तो कंट्रोल प्राइस की स्टडी करते हैं ऑफिसर्स, जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स की देखते हैं कि वो उस क्रॉप की जनरल प्राइस कितनी है, उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा, नीड फॉर मेकिंग अवेलेबिलिटी रीजनेबल प्राइसेस, कंज्यूमर को उस प्राइस पे देने की क्या अवेलेबिलिटी, क्या रीजनेबल कारण है, रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस। अगर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये एक बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर फार्मर्स के माल की प्राइस को
स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, तो इसकी रिकमेंडेशंस को भी देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिकमेंडेशंस दे सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं करता है कि वो इनकी रिकमेंडेशंस को माने। तो इन चारों चीजों की स्टडी करके सेक्शन 3(3)(b) में उस फूड ग्रेन्स या एडिबल ऑयल या ऑयल सीड्स की प्राइस को फिक्स किया जाएगा। क्लियर? नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 3C, फिक्सिंग द प्राइस फॉर शुगर टू बी पेड टू प्रोड्यूसर। हमने शुगर की डेफिनेशन देखी, वो एसेंशियल कमोडिटी है। अगर शुगर के केस में आता है तो कैसे हम उसकी प्राइस को फिक्स करेंगे? तो अगर 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज F में, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्ट कह रही है सेलर को कि भैया आप हमें सामान बेचो इस प्राइस पे, तो वो प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, इसीलिए ये 3(3)(c) हमें बता रहा है शुगर के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी इस प्राइस को, चारों चीजों को देखेगी कि मिनिमम प्राइस क्या है शुगर केन का, जो कि फिक्स किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गन्ने की, भाई चीनी तो गन्ने से ही बनेगा, तो गन्ने की क्या मिनिमम प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ शुगर कैसी है, शुगर को जो रिफाइन कर रहे हैं हम तब जाके चीनी बन रही है, तो उसकी पूरी सिस्टमैटिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री में चल रहा है तो कितना बन रहा है, ड्यूटी और टैक्स, अगर कोई फार्मर उस पर कोई टैक्स दे रहा है तो कितना दे रहा है, या रीजनेबल रिटर्न कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अगर कोई ये बिजनेस कर रहा है तो उसके पूंजी एक जो लगाई है उसने अपने बिजनेस में, तो उस पर रीजनेबल रिटर्न कितना मिल रहा है। ये चारों चीजों को स्टडी करके गवर्नमेंट जो है तब जाके फाइनल प्राइस मेंशन करेगी शुगर का। और इसमें लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज। हर एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग हो सकती है, अलग टैक्स हो सकते हैं, और हर शुगर अलग तरीके का, चीनी अलग अलग तरीके की हो सकती है। उस केस में इसमें प्राइस डिफर करेंगे। तो आई होप सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 क्लॉज C आपको क्लियर है। आप शुगर की प्राइस समझ गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ये चारों पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ पावर टू अपॉइंट ऑथराइज कंट्रोलर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 कलेक्टर। अभी हमने देखा था कलेक्टर्स के अपने रोल्स हैं। अगर कोई माल आता है, अभी मैं इसमें सीजर एंड कन्फिस्केशन पढ़ाऊंगा दूसरे पार्ट में, तो आप देखेंगे कि वहां पे कलेक्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई माल पकड़ा जाता है तो कैसे उसको डील करेगा, कैसे कागज बनाएगा, सर्च कैसे करेगा, सीज कैसे करेगा, कन्फिस्केट कैसे करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट कैसे देगा। बहुत सारी पावर्स दी गई हैं कलेक्टर में, लेकिन कलेक्टर और ऑथराइज कंट्रोलर यहाँ पे अलग हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है एक ऑथराइज कंट्रोलर को। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए भी कर सकती है, या हर एक स्टेट में एक एक ऑथराइज कंट्रोलर को भी बिठा सकती है। क्यों बिठाएगी? क्योंकि वो चाहती है कि इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइस को मेंटेन किया जाए, या तो उसकी प्राइस या प्रोडक्शन या सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए एक ऑथराइज कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट कराती है गवर्नमेंट। तो ऑथराइज कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच फंक्शंस ऑफ कंट्रोल as may be provided in the order with respect to the whole or any part of any such undertaking engaged in the production and supply of the commodity. The authorized controller shall exercise his functions in accordance with any instructions given to him by the central government. जो भी central government instructions देगी authorized controller को, वो उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाएगा, और प्रोडक्शन और सप्लाई कमोडिटी की कैसे ठीक रहे, कैसे बढ़ाना है, वो उस पे उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलेगा। तो ऑथराइज कंट्रोलर का मेन काम क्या होगा? कंट्रोल करना है इसको। कंट्रोल वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो प्राइस की बात हो। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में ऑथराइज कंट्रोलर को अपॉइंट करने की पावर दी। इशुएंस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 अगर कोई, सेक्शन 3 अभी हमने देखा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, कैसे ऑर्डर अगर कोई इशू करना है तो उसको कहाँ इशू करना है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि कोई क्या डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं, या कि हर एक इंडिविजुअल को भी देख सकते हैं, या एक पूरी पब्लिक को भी देख सकते हैं। तो हाँ जी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बताता है दोनों को देख सकते हैं। पहला केस ए, इन द जनरल नेचर, अगर कोई ऑर्डर जनरल पब्लिक के लिए है जो कि या अफेक्ट कर रही है किसी क्लास ऑफ पर्संस के लिए, तो उस ऑर्डर को नोटिफाई कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, भारत का राजपत्र में, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर मान लिया जाएगा कि वो सर्विस्ड हो गया, मतलब लोगों तक पहुंच गया। या किसी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल को देना है तो उसको डिलीवर खुद जाके उसका गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या उसका कोई एजेंट जाके दे सकता है। या अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल के घर के बाहर जो डोर है उस पर चिपका देगा ऑर्डर वो एजेंट,
या ऑफिसर, और एक रिटन रिपोर्ट बना ली जाएगी और उसके जो नेबर में 2 लोग होंगे उसको विटनेस साइन करा लिया जाएगा कि हमारा ऑर्डर इस आदमी तक डिलीवर हो गया। कोई भी इशू ऑर्डर जो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर रही है, तो उस केस में कैसे डिलीवर होगी, तो जनरल नेचर में ऑफिशियल गैजेट में होगी, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के लिए उसके घर पे जाके उसके डोर पे होगी, नहीं तो डोर पे नहीं लग रहा है तो किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट में, जहाँ की उसको कभी भी वो आए तो वो आराम से उसको देख सकता है एक लेजिबल वे में। नाउ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 6 क्लॉज सी बात करता है। सेक्शन 6 सी कहता है कि जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में हमने देखा जो ऑर्डर इशू किया गया है उस ऑर्डर की पावर्स कितनी रहेगी। तो सेक्शन 6 कहता है कि द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविद। मतलब सेक्शन 3 को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, ये सेक्शन 6 कहता है। अब इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मेरे पास 2 केस लॉज हैं। एक है रमानंदा अग्रवाल वर्सेस स्टेट का केस, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ सेक्शन 6 क्या है कि अगर कोई ऑर्डर सेक्शन 3 में ऑर्डर आता है तो वो ओवरराइड करेगा एग्जिस्टिंग लॉज को। मतलब सेक्शन 3 कुछ कह रहा है तो कोई और लॉ जो है अगर वो कुछ कह रहा है, अगर वो दोनों आपस में कॉन्ट्रावीन होते हैं तो सेक्शन 3 प्रिवेल करेगा। मतलब सेक्शन 3 भारी पड़ जाएगा दूसरे सेक्शन के सामने या दूसरे किसी भी एक्ट के सामने। इसको बहुत ज्यादा पावर दी गई है सेक्शन 3 को, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक वेरी पावरफुल एक्ट है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए बात करता है। इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 कहता है कि सेक्शन 3 के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं कि वो किसी भी दूसरे लॉ या दूसरे एक्ट को ओवरराइड करने में सक्षम है। और मोहम्मद अनवर हुस्सी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 जो है ये एक सेविंग सेक्शन है, ये ऑर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है मेड अंडर सेक्शन 3। भाई कोई दूसरा एक्ट है वो जाके कॉन्ट्रावीन कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर तो कैंसिल हो गया या तो कम पावर का हो गया। इसीलिए ये दोनों केस लॉ से हमें ये पता चलता है कि सेक्शन 6 कह रहा है कि जो सेक्शन 3 हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ऑर्डर इशू कैसे होता है, उस इशू ऑर्डर इशू करने की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको सुप्रीम कहा गया है। उसकी बात कोई काटेगा नहीं, कोई एक्ट कोई कोड इवन सीआरपीसी भी अगर कुछ कहेगा तो कॉन्ट्रावीन नहीं होगा, सेक्शन 3 प्रिवेल करेगा। सीआरपीसी से भी ज्यादा पावर दी गई है सेक्शन 3 को। तो अल्टीमेट इफेक्ट यही है, सेक्शन 6 कह रहा है कि सेक्शन 3 ताकतवर है। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई पर्सन पे केस चलता है या उसने कोई भी ऑर्डर जो कि सेक्शन 3 में मेड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको वो नहीं माना, या उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए लाइसेंस और परमिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था ना, उसने ये सब कर दिया है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है जिसपे केस चलने वाला है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। सच पर्सन शैल हैव टू प्रूव दैट ही हैज सच अथॉरिटी परमिट लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट एज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन। अगर कोई चीज गवर्नमेंट ने कही है इसको नहीं करना है और आप वो कर रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे ही रहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके पास क्या वैलिड रीजंस थे। गवर्नमेंट ने अगर मना किया है, अगर कहा है कि ये लाइसेंस परमिट से ही आपको यूज करना है और आप उसके बिना करते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, किसको अपने केस को लड़ना पड़ेगा। इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होगा जिसने ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन किया है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ सेक्शन 15 बात करता है प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन अंडर पर्सन ऑफ ऑर्डर। अगर कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ करता है सेक्शन 3 के तहत, अगर वो इशू ऑफ ऑर्डर कर रहा है, वो लिख रहा है कि भैया आप हमें इतने सामान पे बेचो, ये करो वो करो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, वो जाके उस ऑर्डर का पालन करवा रहा है, तो उसको सेक्शन 15 ने इम्यूनिटी दी है। उस पर कोई केस नहीं चलेगा, किसी सिचुएशन में ही नहीं चलेगा, बिकॉज वो तो अपने ऑर्डर का बस पालन कर रहा था। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इम्यूनिटी दी गई है सेक्शन 15 में कि जो हम आपको कह रहे हैं आप बिंदास करिए, आप पे कोई सूट कोई केस कुछ नहीं चलेगा अगर आपने गुड फेथ में काम किया है तो। सो आई होप सेक्शन 15 इज क्लियर टू यू। मैं नेक्स्ट पार्ट जो मेरे वीडियो का होगा उसमें मैं सीजर और कन्फिस्केटेड पे आपको पढ़ाऊंगा। सो वो आप एक लिंक इस वीडियो के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा जिसमें हम अदर इस एक्ट की अदर चीजों को देखेंगे और तब जाके फाइनली कंप्लीट करेंगे।
So thank you. Keep learning.